मान लो हमारा दर्श जैन है, वो एक बैंक अकाउंट खुलवाना चाहता है। बैंक अकाउंट खुलवाना चाहता है, ये आईसीयूसी बैंक गया। ठीक है, आईसीयूसी बैंक जाके इसने बोला मुझे खाता खुलवाना है। ठीक है साहब, ये फॉर्म भर लो। ये फॉर्म में अपना नाम वाम डाल दो या नीचे साइन कर दो। ऐसे 10 पेज का एक फॉर्म दे दिया, हर पेज के नीचे इससे साइन करा लिए। ओके सर। तो सर, वो फॉर्म दर्श जैन के लिए स्पेशली प्रिपेयर हुआ था, या फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, जो जो भी सेविंग्स अकाउंट खुलवाने आता उससे वो सेम ही फॉर्म साइन कराते कि सर इट वाज अ, ये जो फॉर्म था, इट वाज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबके लिए सेम ही रहने वाला था वो, जो जो भी वहां पर बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने आने वाले थे उन सबके लिए सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि 10 जन को देख के कि ये बहुत अच्छा दिखता है तो अलग इसमें चेंजेस कर देंगे एक टर्म्स एंड कंडीशंस में, और या फिर ये हमारा अक्षित कासट कम अच्छा दिखता है तो इसको इससे है ना थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशंस की हम आपको ब्याज 2% कम देंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो सबके लिए सेम रहने वाला है। नंबर वन सर, नॉर्मली जब दो जने आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो सर उसमें वो लोग थोड़ा बहुत निगोशिएशन करके और फिर टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत निगोशिएशन करते हैं कि मैं 10 लाख में देता है क्या, नहीं 8 लाख दूंगा, कि अच्छा चल ना तेरी ने मेरी 9 लाख, तो 9 लाख में ये लोग नेगोशिएशन करके और फाइनलाइजेशन करते हैं। बट स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि सबके लिए स्टैंडर्ड है, एक जैसे हैं, क्या निगोशिएशन का कोई स्कोप बचता है? नहीं सर, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में निगोशिएशन, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करने का कोई स्कोप नहीं बचता है। नंबर वन। नंबर टू, सेम फॉर इंश्योरेंस कंपनी। सर यदि 10 जन को किसी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही इससे साइन कराए जाएंगे। एम आई क्लियर? यस सर, तो ये होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि सर कई बार आप, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है दो लोगों के बीच में। ओके सर। सर, जो भी कंडीशंस आप सामने वाली पार्टी के ऊपर लादना चाहते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट बनाने तक वो सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। उसके बाद में आपने कम्युनिकेट किया तो उस अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में आप कहते हो अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप पे और लागू होंगी, तो वो ऐसे नहीं होता है। यूनिलैटरली अपने अकेले के दम पे आप सामने वाली पार्टी पे वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है सर। अब सर जरूरी बात क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय तक वो कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था पहले कि 10 जन अपनी फैमिली के साथ में एक होटल में रूम लेने के लिए जा रहा है। होटल के रिसेप्शन पे यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि जो भी हमारे होटल में रुकेगा उसको ये टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ेंगी। सर इट्स अ सफिशिएंट नोटिस कि हाँ ये सब लागू होंगी, जो भी फॉर्म पे साइन कर रहे हैं उनके अलावा ये भी लागू हो जाएंगी। जो बोर्ड, भले ही आपने ध्यान से पढ़ा हो बोर्ड या नहीं पढ़ा हो। नंबर वन सर, रेलवे का आप टिकट लेते हैं, अब तो टिकट लेते हैं ऑनलाइन बुक कराते हैं आप लोग। पहले क्या होता था कि सर वहां फिजिकल खिड़की पे जाके या रेलवे काउंटर पे कंप्यूटर लेके एक आदमी बैठा होता था जो कि आपका टिकट बुक करता था, आपको फिजिकल टिकट देता था, उसके पीछे फाइन प्रिंट्स में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती थी। सर क्या वो आप पे एप्लीकेबल होंगी? जो पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है सर बिल्कुल एप्लीकेबल होंगी आप पे। ठीक है। आप बस करना क्या है, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान ले जाना है। फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर बैक, फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर बैक ऑफ द टिकट। बस इतना सा अपन ने ध्यान दिलाने वाला काम कर दिया तो सर पीछे जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है वो लागू हो जाएंगी। या फिर टिकट खिड़की पे टिकट बुक कराने गए, यहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ है सर, उस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, बिल्कुल आपने चाहे उन पे ध्यान दिया चाहे नहीं दिया, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है सर। नेक्स्ट सर, टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए जो आपने भले ही ध्यान नहीं दिया लेकिन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी।
ऐसा नहीं है कि नॉन रीजनेबल, एकदम ही नॉन रीजनेबल हो जाएंगी सर, वो 100% रीजनेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा अक्षित कासट जो है वो एक बार अपने कपड़े ड्राई क्लीन कराने के लिए गया। यस सर, ड्राई क्लीन मतलब समझते हो ना, पानी नहीं, सूखा क्लीन कराने के लिए गया। तो जो भी ड्राई क्लीनर था उसने इसको रिसिप्ट दी, दो दो कॉपी में साइन कराया, एक खुद के पास रखी, एक इसको दे दी कि हाँ एज अ टोकन कि तुमने मेरे पास इतने कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दिए जो इतनी तारीख को मिलेंगे, और साइन कराया। इधर लिखा हुआ था फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर बैक। ओके सर, वहां रेफर बैक में ये लिखा हुआ था कि यदि मेरा कपड़ा तुमसे मिसप्लेस हो गया, तो तुम्हारा कपड़ा मेरे से मिसप्लेस हो गया, तो मैं कपड़े की वैल्यू का मात्र 15% वापस रिटर्न करूंगा। ये नॉन रीजनेबल है या नहीं है सर? बिल्कुल नॉन रीजनेबल है। तो सर ये एक्चुअल में ऐसी बातें हैं कि सर नॉन, आपके ऊपर टिकट पे जो भी लिखा हुआ है या हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस में जो भी लिखा हुआ है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नंबर वन, जरूरी बात पहली क्या है कि उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले। चाहे फॉर रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर बैक ऐसा लिख दो, चाहे आप पास में एक बोर्ड टाक दो जो भी आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आ रहा है ऐसा, ठीक है, वो आपका ध्यान दिला दिया तो वो आप पे एप्लीकेबल होगी, चाहे आपने पढ़ी है चाहे नहीं पढ़ी है। हाँ, वो नॉन रीजनेबल नहीं होनी चाहिए। इसका केस का नाम है, ये मेरा शायद मॉड्यूल में आना रह गया, केस का नाम है इसका लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी। लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी, वही ड्राई क्लीनर वाला केस है कि जो भी यदि 15% पैसा ही वापस दूंगी यदि कपड़ा खराब हो गया या कपड़ा घूम गया तो। ठीक है, ये लिख लेना अपने नोट्स में। ओके, दैट कंडीशंस जो भी आप साइन करते वक्त आपके ऊपर लागू हो रही है ना, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस, तो सर वो लागू हो जाएंगी यदि नंबर वन उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाया गया, नंबर टू वो रीजनेबल होनी चाहिए, नंबर थ्री कि सर अ, री, ऐसा भी चलेगा कई बार, ये मतलब 10 दिन हमारा बैंक के पास में खाता खोलने गया, वहां पर एक अपार्ट फ्रॉम टर्म्स एंड कंडीशंस ये था, फॉर एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस काइंडली रेफर एनेक्स्चर ए। एनेक्स्चर ए इस फॉर्म के साथ में लगा हुआ ही नहीं था। फॉर एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर एप्लीकेबल टू यू काइंडली रेफर एनेक्स्चर ए। ठीक है सर, इसने नीचे साइन कर दिया, पर इसको आदर्श जैन को एनेक्स्चर ए की कॉपी ही नहीं दी कि एनेक्स्चर ए में लिखा हुआ क्या है जो तेरे पे और एप्लीकेबल होगा। अब बाद में कोई ऐसी बात पे दोनों लड़ाई करने लग गए, बैंक बोला ये हमने एनेक्स्चर ए में मेंशन किया, दर्श जैन बोला तुमने एनेक्स्चर ए की कॉपी तो मुझे दी नहीं, बैंक बोला आपने साइन किया है कि एनेक्स्चर ए भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो सर अब किसकी बात मानी जाएगी? सर ध्यान तो दिला दिया ना कि एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो एनेक्स्चर ए में और हैं, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ दर्श जैन टू आस्क फॉर दैट एनेक्स्चर ए की कॉपी लाओ, मुझे वो भी पढ़नी है, इट इज हिज ड्यूटी नाउ। बात समझ में आ गई? तो सर क्या टर्म्स एंड कंडीशन एनेक्स्चर ए की 10 दिन ने साइन किया उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगी? 100% हो जाएंगी। ध्यान दिला दिया ना उसका इस तरफ। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट, अब मान लो हमारा दर्श जैन जो है वो मोथा है। मोथा मतलब समझते हो, गांव का मोथा। दर्श जैन कहाँ चला गया? अरे दर्श जैन कहाँ चला सर गया? इधर ही हूँ। इधर ही है, दिख ही नहीं रहा है। आरुष, खुशबू, सृष्टि, वीडियो ऑन करो अपने अपने। जिया बोरा, राघव काबरा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। खुशबू, हाजी आनी, श्रेया बियानी, सब आनी आनी है, जानी कोई नहीं है। चलो आ जाओ। नेक्स्ट, तो सर अब दर्श जैन जो है, क्या एग्जाम्पल बताया था मैं? हाँ, एनेक्स्टर ए की कॉपी नहीं भी है लेकिन इसने साइन कर दिया, इसका ध्यान लाया गया था कि एनेक्स्टर ए में और है, तो वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है सर। अब मान लो हमारा 10 जन गांव का मोता है, मतलब इज अ विलेजर। विलेजर कोई गंदी बात नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता। ठीक है, और ये जाके आया ना साइन कर रहा है यहाँ पर, या फिर अपना अंगूठा लगा रहा है, जो भी कर रहा है, तो सर इधर क्या लिखा हुआ है ये जानने का कर्तव्य या जिम्मेदारी किसकी होती है? जो इसको साइन कर रहा है या अंगूठा लगा रहा है उसकी जिम्मेवारी होती है या नहीं होती है? हाँ सर, उसकी होती है। क्यों सर? वो क्या साइन कर रहा है ये जानने की जिम्मेदारी खुद दर्श जैन की है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो अनपढ़ गवार हूँ सा, है ना, मैंने यहाँ पर क्या साइन किया मुझे नहीं पता, ऐसे नहीं बोल सकता। ठीक है, तो सर आप पे ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी यदि
आपने नीचे साइन किया है, फ्रॉडुलेंटली साइन करवाया गया है तो नहीं होगी। ये कह के कि चलो चलो हम आपको लोन दिलाते हैं, 10 जन के बच्चे बोलते हैं कि चलो पापा पापा हम आपको लोन दिलाते हैं, ठीक है, और लोन की बजाय उससे अब विल डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया। तो यदि किसी के साथ में फ्रॉडुलेंटली कोई काम किया गया है वो नहीं। लेकिन सर आप पढ़े लिखे नहीं हो और आप कोई पेपर साइन कर रहे हो, यू आर इलिटरेट एंड यू आर साइनिंग अ पेपर, देन इट इज योर ड्यूटी टू नो व्हाट इज रिटन इनटू दैट पेपर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट, अब इस बार इस एग्जांपल में 10 जन हमारा मोता नहीं है, ही इज नॉट अ विलेजर, ही इज प्रॉपर लिटरेट पर्सन, पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है। लेकिन सर ये पढ़ा लिखा आदमी साउथ घूमने चला गया, ठीक है। साउथ में मलयालम लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ था, बोर्ड पे मलयालम लिखा हुआ था, टिकट पे मलयालम में पीछे लिखा हुआ था, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ठीक है, जो चीज थी सब मलयालम। अब इसने टिकट काउंटर पे, वहां पर रिजर्वेशन काउंटर पे टिकट बुक कराने गया, सर वहां मलयालम में टिकट के पीछे कंडीशंस छापी गई थी। सर क्या इस पे एप्लीकेबल होंगी? अरे भाई बिल्कुल होंगी। जब हम कह रहे हैं कि अनपढ़ पे भी एप्लीकेबल होती है, तो लैंग्वेज दूसरी है पर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उस लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, उस लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है ये देख के और समझें, उस लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है और समझें और फिर साइन करें, ठीक है। और साइन किया तो आपकी जिम्मेवारी है वो आपके ऊपर लागू होगा। क्या ये बातें समझ में आई? यस सर। क्या बात कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंटेंट इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, वो सबके लिए एक जैसे ही होते हैं, लोगों के लिए पलटते नहीं है, नंबर 1। उसमें निगोशिएशन का स्कोप नहीं होता है, ठीक है। नंबर 2 कि सर कोई उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसकी तरफ ध्यान बस दिला दिया गया, तो क्या वो, और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं थी, तो क्या वो एप्लीकेबल होंगी? सर बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि ध्यान दिला दिया गया था, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन पूछिए उस एडिशनल कंडीशन में क्या है। तीसरा कि सर आप इलिटरेट हैं, फिर भी आपके ऊपर वो यदि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले चीजें आपके उसमें ला दी गई हैं ध्यान में, तो क्या वो आप पे एप्लीकेबल होंगी? 100% होंगी। आप इलिटरेट नहीं है लेकिन आप जिस कंट्री के जिस पार्ट में जा रहे हैं उधर लैंग्वेज ही अलग चलती है, तो सर आपने कुछ साइन किया है तो आप पे एप्लीकेबल होगा, 100% होगा। क्या ये बातें समझ में आई? यस सर। अनरीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस लागू नहीं होगी। और साइन कराने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले, साइन कराना नहीं, इसको ऐसे बोलो, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय भी वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ध्यान में ले आई जानी चाहिए। बाद में लाए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में तो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो जैसे 10 जन होटल फैमिली के साथ में होटल का कमरा साइन के लिए फॉर्म साइन कर रहा था, यहाँ जितनी भी कंडीशंस थी इसने पढ़ ली, बोर्ड पे जितनी भी कंडीशंस लिखी हुई थी वो भी पढ़ ली जहां पर फॉर्म साइन हो रहे थे, ठीक है सर। सर नहीं भी पढ़ी तो भी ये बोर्ड वाली कंडीशंस इस पे लागू हो जाएंगी, इसका वही खड़ा होके कर रहा है, तो सर ध्यान तो जाएगा ना। ध्यान नहीं गया इसका तो इसकी गलती है। सर अब टू इज सरप्राइज, जब ये अपने मम्मी पापा के साथ में होटल के रूम में गया, वहां दीवार पे एक और बोर्ड था कि ये कंडीशंस और हैं। अरे तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में, रूम किराए पे लेने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद का है कि नहीं? यस सर, बाद में ध्यान में लाएगी, तो क्या ये एप्लीकेबल होगी इस पे 10 जन एंड फैमिली पे? नहीं सर। बात समझ में आ गई? यस सर, मोटा मोटा सर हो गया। सर एक डाउट था। हाँ कासट जी बोलिए। सर वो जो आपने टिकट वाला एग्जांपल दिया कि टिकट के पीछे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, पर टिकट तो उसको तब मिलेगी ना जब उसने पेमेंट कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। पेमेंट कर तो वो दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट। आप टिकट खिड़की पे खड़े हैं ना, टिकट खिड़की से निकल गए उसको हाथ में लेके, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपको एक्सेप्टेबल है। बात समझ गए? अच्छा, अगर मतलब उसने उधर ही खड़े खड़े कुछ ऑब्जेक्ट खड़े कर खड़े दिया कहा तो? नहीं भाई मुझे ये टर्म्स एंड कंडीशंस पसंद नहीं है, वापस कैंसिल कर दो टिकट, तो कैंसिल हो जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है। हाँ भाई 10 दिन तू भी अपना वो क्या कहते हैं डाउट सॉल्व कर ले, बोल। सर अगर मैं ट्रेन का टिकट ले रहा हूँ और मैं समझो अंधा हूँ, तो मुझे तो टर्म्स एंड कंडीशंस दिखेंगे ही नहीं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बाउंड होऊंगा? मुझे पता भी नहीं है कि है पीछे कुछ लिखा भी तू है। टिकट ले रहा है ना, तेरे को ट्रैवल करना है ना, तुझे पता है ना टिकट लेना पड़ेगा, तू टिकट ले रहा है तो चाहे उस पे जो भी हो वो तेरे पे एप्लीकेबल होगा। तू ये सोचता है कि बस
कहीं जाना है, एक पेपर का पन्ना लेना है और अपने तो ट्रैवल कर लेना है, तेरे को तेरी जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए उसमें क्या लिखा हुआ है? कल को तू तेरे को जाना हो, मान लो मुंबई से नागपुर, तेरे को टिकट दे दिया गया है मुंबई से पुणे का, ठीक है, तू बैठ जाएगा ट्रेन में, हाँ चेक करेगा ना, हाँ भाई पुणे का ही है या नहीं, किसी से पूछेगा या नहीं पूछेगा, या इंश्योर करेगा ना हाँ वही हो, ठीक है। तू चाहे इलिटरेट हो, तू चाहे अंधा हो, तू चाहे बहरा हो, तू कुछ भी हो, तेरे पे वो एप्लीकेबल होंगे, बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैं अंधे का जवाब दे देता कि यदि हाँ तेरे कान तो है, किसी से सुन लेता, तो कहते मैं अंधा और बहरा दोनों हूँ, अब बताओ कैसे बताओगे, ठीक है। तो इसका कोई जवाब नहीं है, तुमने साइन किया या तुमने कॉन्ट्रैक्ट में घुसे हो तो तुम्हारे ऊपर कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया अपन ने। अब एक छोटी सी चीज है कि सर कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होता है, कि ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ जाता है और एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई जाती है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि सर ऑफर तब कम्युनिकेट हुआ माना जाता है जब वो ऑफ सामने वाले की नॉलेज में आ जाता है, नॉलेज में आ जाता है। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुआ माना जाता है कि सर अलग अलग टाइम पे ऑफरर के लिए और ऑफरी के लिए, लेटर केस की बात हो रही है, ऑफरर के लिए तब जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज एक्चुअली पुट इनटू द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एंड एक्सेप्टर के लिए तब जब वो सही में सामने वाली पार्टी के पास में पहुंच जाता है। मैंने तो आपसे यहां तक केस, अच्छा रिवोकेशन वाला भी केस मैंने आपसे डिस्कस किया है कि सर आप कब तक रिवोक कर सकते हो, जब तक आपके खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो गई है। तो ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हो, जब तक लेटर 16 तारीख को लेटर बॉक्स में नहीं चला गया, ऑफर देने वाला अपना ऑफर तब तक रिवोक कर सकता है, ठीक है। सो 16 को लेटर बॉक्स में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जाने से पहले सर ऑफर जो है वो रिवोकेशन का कम्युनिकेशन यहां तक पहुंचाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बोल के कि आज से रिवोक, लेटर मैंने डाल दिया है, लेटर जब भी पहुंचेगा वो अपने आप मान लिया जाएगा ना। आपकी ड्यूटी बनती है ऑफर देने वाले की, आपके खुद के लिए एक्सेप्टेंस जब भी पूरी हो रही है उससे पहले यहाँ पर रिवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर यहां तक नॉलेज में आ जाना चाहिए। इतनी तेजी से भेजो उसको, कोई भी कम्युनिकेशन से, चाहे टेलीग्राम से, चाहे पोस्ट से, वॉट बस तेजी से जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब सर एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है, जब तक ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सही में यहां पर नहीं पहुंच जाए तब तक ये यहां पर कम्युनिकेट करेगा कि सर एक्सेप्टेंस मत मानना मेरी, ठीक है। जो एक्सेप्टेंस लेटर डाला है मैं उसको रिवोक कर रहा हूँ, एक्सेप्टेंस को, आप एक्सेप्टेंस मत मानना, ये पहले पहुंचना चाहिए, ओके सर। सर यदि दोनों सेम टाइम पे पहुंच गए, एक्सेप्टेंस वाला लेटर भी और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाला लेटर भी, तो अब कौन सा माना जाएगा? सर जो पहले खोल के पढ़ा माना जाएगा वो माना जाएगा, जो पहले खोल के देखा जाएगा। एक्सेप्टेंस लेटर पहले खोल के देखा गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर पहले खोल के देखा गया तो एक्सेप्टेंस नहीं मान के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये भी मैंने आपको बता दिया था। आरुष जी बोलिए क्या हो गया? सर तो अभी जो ऑफर एक्सेप्टर है वो जानबूझ के ऑफर वाला पहले खोल लिया, तो अगर उसको मालूम है कि एक रिवोकेशन क्या और एक ऑफर क्या है। देख जानबूझ के छोड़ दे, मैं तो तेरे को यहां तक बोलता हूं कि सर ये एक्सेप्टेंस लेटर उसने पहले खोला और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाद में खोला, या रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पहले खोल लिया बाद में एक्सेप्टेंस वाला लेटर खोला उसने, यानी पहले उसने रिवोकेशन वाला कि नहीं नहीं मेरा एक्सेप्टेंस नहीं है वो पढ़ा, बाद में एक्सेप्टेंस वाला लेटर पढ़ा। सर अब इस बात का कोई इलाज नहीं है, यदि वो अपनी बात से सही में जो हुआ उससे नट जाए और बोले नहीं मैंने तो पहले एक्सेप्टेंस लेटर पढ़ा था, मैंने तो पहले एक्सेप्टेंस लेटर पढ़ा था, तो सर अब ये प्रूफ प्रूफ का गेम हो गया। नहीं नहीं प्रूफ कीजिए कि हमने आपने पहले ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, प्रूफ प्रूफ किसका गेम है? कि सर लॉयर्स का गेम है, सीएस का गेम नहीं है, ठीक है। इसलिए हम उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, हम तो अपना रूल लगा के नंबर लिख के आएंगे। पता पड़ गया ओके सर। भाई? यस सर। हाँ, थैंक अब यू। अब सर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन पढ़ लिया ऑफ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस पढ़ लिया अपन ने, यस सर। रिवोक कौन कब तक कर सकता है वो भी पढ़ लिया अपन ने, ठीक है।
अब रिवोकेशन किसके लिए कब टाइम पे माना जाएगा, कंप्लीशन ऑफ रिवोकेशन किसके लिए कब माना जाएगा, ये तुम्हारे मॉड्यूल में एक चीज दी हुई है, पर ये निहायत ही जिसको कहते हैं ना बेसिर पैर की चीज है। इसको कभी क्वेश्चन आए तो ये लैंग्वेज के लिए पढ़ लो, बाकी इसमें दिमाग मत लगाना कि सर रिवोकेशन किसके लिए कब पूरा होता है, ऑफर देने वाले के लिए कब पूरा होता है, सॉरी रिवोक करने वाले के लिए कब पूरा होता है, और जिसके लिए वो रिवोकेशन भेजा है उसके लिए कब वो पूरा होता है। सर हमें मतलब किससे है, हमें उससे मतलब है कि जिसके लिए रिवोकेशन भेजा गया है कि भैया मेरा ऑफर एक्सेप्ट मत करना या मेरी एक्सेप्टेंस मत करना, उसको कब मिला, हमें मतलब उससे होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो हमें पर्सन टू हुम द रिवोकेशन इज सेंट से उस प्रैक्टिकल सवाल को सॉल्व करना होगा। समझते हैं, फिर वापस बोलता हूं। कंप्लीशन ऑफ रिवोकेशन, सर रिवोकेशन किसके लिए कब कंप्लीट हो रहा है कि सर पर्सन हु इज रिवोकिंग आइदर ऑफर और एक्सेप्टेंस, उसके लिए रिवोकेशन कब पूरा हो रहा है, व्हेन द लेटर ऑफ रिवोकेशन इज पोस्टेड। अरे इसने एक्सेप्टेंस भेज दी, ये एक्सेप्टेंस जो है वो यहां तक अभी पहुंचेगी, उससे पहले ही लेटर ऑफ रिवोकेशन इसने पोस्ट कर दिया, वो भी पहुंचे, इसके लिए तभी पूरा हो जाएगा रिवोकेशन। लेकिन इसके लिए कब होगा, जब वो लेटर ऑफ रिवोकेशन सही में इसको मिल जाएगा, तब एक्चुअल में रिवोकेशन माना जाएगा एक्सेप्टेंस का। सेम फॉर ऑफर, सामने वाले को जब मिल जाएगा तब रिवोकेशन माना जाएगा। सर पॉइंट लिखना अलग बात है और प्रैक्टिकल सवाल सॉल्व करना अलग बात है। तो सर पर्सन जो रिवोक कर रहा है उसके लिए रिवोकेशन कब पूरा होएगा, व्हेन द लेटर ऑफ रिवोकेशन इज पोस्टेड। बस लिख के भूल जाना, इसको रूल को हम काम में नहीं लेंगे। और पर्सन टू whom द रिवोकेशन इज सेंट, सामने वाले के लिए कब एप्लीकेबल होगा, when the letter of revocation actually reaches him, तब होगा। और हमको प्रैक्टिकल सवाल सॉल्व किससे करना है, सेकंड पॉइंट से करना है। बात समझ में आ गई। आरुष मुंदड़ा, खुशबू हाजियानी, श्रेया बियानी, राघव काबरा, सृष्टि, अरे सृष्टि जी, हाँ सर, सृष्टि जी, समझा। कौन सी सृष्टि में खोए हुए हैं आप, कौन सी सर ध्यान में। कौन सी दुनिया में खोई हुई है रे, दिख ही नहीं रही है। 4 बार सृष्टि बोलने पे बियानी तक को वो आ गई, उसने कैमरा ऑन कर लिया। ठीक है चलो नेक्स्ट, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, कैमरा ऑन रखा करो। देखो मैं क्यों बोलता हूँ, मेरे को कोई तुम्हारी शक्लें देखने का शौक नहीं आ रहा है, मुझे ये शौक आ रहा है कि तुम लोग को समझ में आया या नहीं आया, ये तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है मेरे को। बस इतना सा तुम्हारे लिए मैं रखवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिए, क्वेश्चंस करना चालू करें। सर व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स, एक्सप्लेन। सर काउंटर ऑफर, देन क्रॉस ऑफर्स, देन जनरल ऑफर्स, देन स्पेसिफिक ऑफर्स। ठीक है, ये सब मैंने आपको 4-5 तरीके के कराए थे ना, यस सर। नेक्स्ट, ए मेड एन ऑफर टू सेल इज स्कूटर टू बी फॉर 5,000। ठीक है, बी कहाँ रहता था, मुंबई में। बी ऑल्सो मेड अ सिमिलर ऑफर टू बाय अ स्कूटर फॉर 5,000 टू ए, and B's offer, A's and B's offer crosses each other in the postal process। इसने भी आइडेंटिकल ऑफर दिया, इसने भी आइडेंटिकल ऑफर दिया, तो सर ये क्रॉस ऑफर्स हुए या नहीं हुए, यस सर ये बिल्कुल क्रॉस ऑफर्स हुए। क्रॉस ऑफर्स क्या होते हैं, क्रॉस ऑफर्स क्या होते हैं, व्हाट आर क्रॉस ऑफर्स। When two parties send identical offers to each other in ignorance of each other's offers, तो क्रॉस ऑफर हो गया वो, बिल्कुल, सेम जब ऑफर बेचना। जब दो पार्टीज एकदम आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को भेजते हैं इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट कि सामने वाले ने भी उनके लिए ऐसा ही एक ऑफर भेजा हुआ है, तो फिर वो क्रॉस ऑफर्स भेज रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन वन क्रॉस ऑफर बी टेकन एज एन एक्सेप्टेंस फॉर अनदर क्रॉस ऑफर, कि सर बात तो No, सेम ही कर रहे हैं, तो क्या एक क्रॉस ऑफर को दूसरे क्रॉस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस माना जा सकता है, नहीं सर, एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी सेपरेटली गिवन फॉर एनी वन ऑफ द क्रॉस ऑफर्स। सामने वाली पार्टी को एक्सेप्टेंस अलग से देनी पड़ेगी। एग्जाम में आज तक इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, कैन वन क्रॉस ऑफर बी टेकन एज एन एक्सेप्टेंस फॉर अनदर क्रॉस ऑफर। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हारे लिए आ जाएगा। नेक्स्ट, शंभू दयाल, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेन एग्जाम में आया हुआ है। शंभू दयाल नाम का एक आदमी था, ही स्टार्टेड सेल्फ सर्विस सिस्टम इन द शॉप। सेल्फ सर्विस होता है ना, जैसे कई जगह पे तुम रेस्टोरेंट में जाते हो, तुम ऑर्डर कर देते हो, फिर नंबर फ्लैश होता है, टोकन नंबर तुम्हारा, तो तुमको जाके खुद को काउंटर से उठा के और खाना खाने लेके आना पड़ता है, दैट इज व्हाट इज सेल्फ सर्विस। तो शंभू दयाल स्टार्टेड सेल्फ सर्विस सिस्टम इन ए शॉप। ठीक है, कोई किराने की दुकान खोली थी। श्रीमती प्रकाश एंटर्ड इनटू द शॉप, took a basket
and after taking articles of her choice into the basket reached the cashier for payment. उन्होंने उठाई एक वो क्या ट्रॉली होती है ना जिसमें नीचे चक्के लगे हुए होते हैं, बास्केट ली, पूरा यहाँ पर मार्ट में घूम गई, यहाँ पर सेल्फ सर्विस शॉप में जो जो चाहिए चीजें चाहिए थी वो रैक पे से उठा के रख ली और कैशियर के पास में पेमेंट के लिए पहुंच गई। यहाँ ठीक है सर, यहाँ पर क्या है, पैसे का टैग लगा हुआ था उधर चीजों पे, ये इतने रुपए की, ये इतने रुपए की, ठीक है। आगे, द कैशियर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द प्राइस, कैशियर ने कहा नहीं, मैं मेरे को माल नहीं बेचना आपको। कैन शंभू दयाल बी कंपेल्ड टू सेल द सेड आर्टिकल्स टू श्रीमती प्रकाश, कि सर जो खरीदारी कर रही थी उनको मना कर दिया, क्या वो उनको मना कर सकता है, क्या वो जबरदस्ती इससे माल ले सकती हैं? कि सर आंसर लाई करता है टॉपिक इनविटेशन टू ऑफर में। सर डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन द शॉप फॉर सेल इज एन इनविटेशन टू ऑफर बट नॉट एन ऑफर। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन द शॉप फॉर सेल इज एन इनविटेशन टू ऑफर। प्राइस टैग लगे हुए गुड्स जो हैं वो रैक में या डिस्प्ले में या कांच में लगे हुए हैं, वो शॉपकीपर आपको ऑफर नहीं दे रहा है कि ये कपड़ा 5,000 रुपए में खरीद लो या ये डब्बा 5,000 रुपए में खरीद लो, नहीं, वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आप उसे ऑफर देवें, इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। या डिटेल में इसको बोलते हैं इनविटेशन टू मेक एन ऑफर, जिसको देख के आप बास्केट में चीजें इकट्ठी कर रही हैं तो आप उसे फिर कैश काउंटर पे जाकर ऑफर दे रही हैं, मुझे ये वाली चीजें इतने इतने रुपए में खरीदनी है। तो सर शंभू दयाल जो है, जो वहां काउंटर पे बैठा है, वो आपका ऑफर एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। यस सर, ऑफर कैन ऑलवेज बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है। तो सर ऑफर रिजेक्ट कर सकता है, उसने माल बेचने से मना कर दिया। तो श्रीमती प्रकाश को गुस्सा आ गया, बोला तूने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब तू कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा है, माल मुझे दे नहीं रहा है। तो शंभू दयाल साहब ने बोला अरे मैडम, इतना तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान लेके मत आया करो। डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद अ प्राइस टैग ऑन देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। तो मैंने तो आपको इन्वाइट किया है, आप मुझे ऑफर दे रहे हैं और मेरे को एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करने का पूरा राइट है, तो मैं रिजेक्ट करता हूं, मैं आपको माल नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो आप घर जाओ, आप ही को नहीं बेचूंगा, बाकी सबको बेचूंगा, ठीक है। ओके सर, क्या वो कर सकता है? हाँ सर। क्या उसे कंपेल किया जा सकता है माल बेचने के लिए? नहीं सर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? मेन कीवर्ड्स क्या है? इनविटेशन टू ऑफर, ये जब तक एग्जाम में नहीं आएगा तुमको नंबर नहीं मिलेगा। सेकंड मेन चीज क्या है? डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद अ प्राइस टैग ऑन देम इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है, जिसको देख के फिर श्रीमती प्रकाश ने ऑफर दिया और ऑफर का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करने का पूरा राइट है शंभू दयाल के पास। ऐसे ही पूरी प्रोसेस से समझाना पड़ेगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बियानी, जैन, या जिया वोरा, खुशबू, दिशी अग्रवाल, यस और नो? यस सर, ठीक है। 10 जैन, कोई दिमाग में घपला चल रहा है क्या कि समझ में नहीं आया हो? ठीक है, चलिए। पर यार चलो ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको समझा दिया, पर ये बात श्रीमती प्रकाश को डाइजेस्ट नहीं हुई। श्रीमती प्रकाश ने फिर भी जाते जाते पूछा, भैया शंभू दयाल भैया, चलो बात मान तो लिया आपकी, पर कारण तो बताओ, माल बेच क्यों नहीं रहे हो? कि मैडम आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, बस, ठीक है, इसीलिए नहीं बेच रहा हूँ। ऐसा कह के उसने मैटर एंड कर दिया। मजाक की बात है, लिख के मत आ जाना शक्ल पसंद नहीं आई इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ऑफर, स्टेट द लीगल रूल्स रिलेटिंग टू अ वैलिड ऑफर। हाँ भाई, ऑफर की डेफिनेशन बताओ श्रेया बियानी। ऑफर को लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रपोजल, बता। When one person signifies his willingness to another person to do or to abstain from doing anything, is called as offer of. आदि तो सही बोल दी, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something। पर हम सामने वाले को अपनी ये इच्छा क्यों, विलिंगनेस क्यों सिग्निफाई कर रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? to get his assent there to। यस, मैं तेरे को कोई बात बोल रहा हूँ और मेरा तेरी कंसेंट लेने की इच्छा ही नहीं है, तो क्या वो ऑफर होगा? नहीं होगा। सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग with an intention to take the assent of that another towards such act or towards such abstinence,
इट इज नोन एज ऑफर। इंटेंशन क्या होना चाहिए, सामने वाले की सहमति लेने का टुवर्ड जो भी पॉजिटिव ऑफर है या नेगेटिव ऑफर है। आएगा नहीं क्वेश्चन, ज्यादा में ज्यादा क्या आएगा कि स्टेट द लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक ऑफर के लिए जरूरी बातें क्या है, देखो करा चुका हूँ इसलिए समय खराब नहीं करूंगा। स्टेट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एन ऑफर एंड एन इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या फर्क होता है, करना है, सेम लिंक पे वापस ज्वाइन करो।